स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम और मैंने पिछले वीडियो सेशन में आपको डॉटनेट का इंट्रोडक्शन बताया था, डॉटनेट का रोड मैप बताया था और मैंने एक सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम और एडिशन का प्रोग्राम सी शार्प के अंदर मैंने कंपाइल और एग्जीक्यूट करके आपको बताया था। ठीक है, ये मेरा सी शार्प का पार्ट 2 है, मतलब सेकेंड वीडियो सेशन है। और इस वीडियो सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि सी शार्प के अंदर क्या एक्चुअल डेफिनेशन है, कैसे आप डिफाइन करोगे सी शार्प को। दूसरा, सी शार्प का एडवांटेज क्या है, सी शार्प का डिसएडवांटेज क्या है और सी शार्प के अंदर का जो प्रोग्राम हम बनाते हैं उस प्रोग्राम का आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है, तो ये सभी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि सी शार्प को हम डिफाइन कैसे करें, व्हाट इज सी शार्प, मतलब सी शार्प का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो सी शार्प इज टाइप सेफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। आप इसको इस तरीके से बता सकते हो कि ये टाइप सेफ मतलब इसके अंदर आपको डेटा टाइप की सेफ्टी मिलेगी। मीन्स आप जो भी अपना प्रोग्राम कोड लिखेंगे या जो भी आपका डेटा रहेगा वो पर्टिकुलर एक डेटा टाइप के अंडर में एसोसिएट होकर के इंप्लीमेंट होगा। मीन्स ये डेटा टाइप को कंप्लीटली सपोर्ट करता है। ठीक है, enables डेवलपर टू बिल्ड ए वैरायटी ऑफ सिक्योर एंड रोबस्ट एप्लीकेशंस। ठीक है, सी शार्प एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप बहुत सारे अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाना है तो आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी सी शार्प से बना सकते हैं, आप वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, आप टैबलेट बेस्ड एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सी शार्प एक ऐसी लैंग्वेज है जो यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, जो आप अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म, अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस पे आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, इट वॉज डेवलप्ड बाय, आप सभी को पता है कि सी शार्प एक ऐसा लैंग्वेज है जो माइक्रोसॉफ्ट ने खुद डेवलप किया है। देखो, माइक्रोसॉफ्ट में आपको दो टाइप के लैंग्वेज मिलेंगे, एक थर्ड पार्टी लैंग्वेज जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप नहीं किया, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको इनहेरिट किया, एनहेंस किया। जैसे अपन बात करें वीबी, ठीक है, सॉरी वीबी तो चलो ठीक है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, मैं बात करता हूं जे शार्प की। तो जे शार्प लैंग्वेज जो है, एफ शार्प जो लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है, ठीक है, पास्कल लैंग्वेज है, कोबोल लैंग्वेज है, ये सभी लैंग्वेजेस माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप नहीं किया, माइक्रोसॉफ्ट ने डॉटनेट एनवायरनमेंट में इनका यूज किया। जैसे जे शार्प का मतलब क्या होता है, जावा विथ डॉटनेट एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे अपन एफ शार्प की बात करें तो एफ शार्प का मतलब क्या होता है, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज होता है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि सी शार्प एक ऐसी लैंग्वेज है जो स्पेशली डॉटनेट ने डेवलप किया, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की ये खुद की लैंग्वेज है। ठीक है, सी शार्प का डिजाइन गोल्स क्या है, जब भी आप कोई लैंग्वेज पढ़ो तो आपको उसका डिजाइन गोल पता होना चाहिए कि भाई वो उसके अंदर का स्पेसिफिकेशन क्या है, उसको किस लिए बनाया गया। तो सी शार्प लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे आप विंडोज, मतलब ये जो बहुत ही पुराना, मतलब डॉटनेट जब सबसे पहले इनिशियली स्टार्ट हुआ था तो विंडोज एप्लीकेशंस पे हम काम करते थे, तो सी शार्प से आप विंडोज एप्लीकेशंस बना सकते हो, एक्सएमएल वेब सर्विसेज बना सकते हो, क्योंकि आजकल वेब सर्विस एक अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट्स मतलब एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस, मतलब क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशंस। जैसे आपने बैंकिंग में देखा होगा कि बैंक में एक सर्वर रूम होता है, उससे बहुत सारे क्लाइंट मशीन्स क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस मतलब एक सर्वर रहेगा, उसके अंदर मल्टीपल क्लाइंट पीसी क्या होंगे, आपस में कनेक्टेड होंगे। ऐसे एप्लीकेशंस भी हम डॉटनेट से बना सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस बेस्ड एप्लीकेशन मतलब जिसमें हम डेटाबेस में डाटा को स्टोर करेंगे, मतलब इस डायनेमिक एप्लीकेशंस बना सकते हैं। WPF विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन, जो आज के डेट में अपन इसको मॉडर्न डेस्कटॉप एप्लीकेशंस डेवलपमेंट बोलते हैं, वो भी हम सी शार्प से बना सकते हैं। MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर बेस्ड एप्लीकेशन, इट इज स्पेशली यूज्ड ऑन WPF एज वेल एज इट इज यूज्ड ऑन वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, इसको अपन डॉटनेट MVC भी बोलते हैं। ठीक है, डॉटनेट कोर ये आपका नया फ्रेमवर्क है डॉटनेट का, जो ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है और ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है क्योंकि हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसका यूज कर सकते हैं। यहां पर भी हम सी शार्प लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। द लैंग्वेज प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल सच एज स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग। ठीक है, इसमें टाइप चेकिंग है, डेटा टाइप का पूरा रिस्ट्रिक्शन है, एरे बाउंड्स चेकिंग है, एरे के अंदर जितने आपका एरे के अंदर का लिमिटेशंस या एरे के अंदर का जो बाउंड्स है वो भी इसमें चेक करते हैं। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शंस, मतलब ये जो मॉडर्न फीचर्स हैं ये सी शार्प लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करता है। अब मैं बात करता हूं एक शॉर्ट हिस्ट्री कि सी शार्प लैंग्वेज किसने बनाया। ठीक है, तो सी शार्प लैंग्वेज माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर्स ने क्रिएट किया था। ठीक है, जिसका डिजाइन आर्किटेक्ट हम बोल सकते हैं, इनका प्रोफाइल था। ठीक है, एंडर्स हेजेसबर्ग, ही इज द साइंटिस्ट और ही इज द डेवलपर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ही हैज बीन डेवलप्ड सी शार्प लैंग्वेज। ठीक है, सी शार्प लैंग्वेज को उन्होंने डेवलप किया और सी शार्प लैंग्वेज जो है अभी जो सबसे लेटेस्ट सी शार्प का जो वर्जन चल रहा है वो 7.0 है, जो इंडस्ट्री में प्रिफरेबल है। ठीक है, फीचर्स क्या है, सी शार्प लैंग्वेज यदि आपको सीखना है तो आपको सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज, मतलब ये दोनों लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, ये लैंग्वेज यदि आपको पहले से पता है तो सी शार्प में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि सी प्लस प्लस लैंग्वेज का ही एक इनहेरिट फॉर्म है सी शार्प। ठीक है, हाईली एक्सप्रेसिव, मतलब सी शार्प लैंग्वेज के अंदर का जो सिंटैक्स है वो विजुअल बेसिक के कंपेरिजन में बहुत ही सरल है। ठीक है, जैसे विजुअल बेसिक में आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप कैसे लिखते थे, डिम
आई एज इंटीजर, मतलब इसका पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन इतना टफ था। सी शार्प में यही काम आपको करना है तो आप इंट ए लिख दीजिए, बस आपका काम हो गया। मतलब सी शार्प में हर सिंटेक्स को अपन शॉर्टकट में मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। नलेबल वैल्यू टाइप, ठीक है, नलेबल वैल्यू टाइप भी सी शार्प के अंदर है, मतलब नल वैल्यू अपन मैनेज कर सकते हैं। वैल्यू टाइप मतलब जैसे आपका इंट हो गया, कैर हो गया, इनके अंदर इनोमरेशंस कंसेप्ट होता है कांस्टेंट सेट बनाने के लिए, डेलीगेट्स का कंसेप्ट होता है इवेंट हैंडलिंग के लिए, लैम्डा एक्सप्रेशंस इसमें यूज होता है शॉर्टकट क्यूरीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, आप किसी भी डेटा को डायरेक्टली मेमोरी में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसका एडवांटेज ये है कि इंटरप्रेटेबिलिटी, मींस इसका मतलब ये होता है कि सी शार्प प्रोग्राम्स के अंदर हम सी प्लस प्लस के एप्लीकेशंस या किसी भी नेटिव एप्लीकेशन, जैसे सी लैंग्वेज का कोई एप्लीकेशन है, सी प्लस प्लस का एप्लीकेशन है, या पुराने लैंग्वेज के कोई सा भी एप्लीकेशन यदि बना हुआ है तो वो सी शार्प के अंदर अपन उसका यूज कर सकते हैं। ये फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू प्रॉस्पेक्टिव्स में पूछा जाता है कि इंटरप्रेटेबिलिटी फीचर्स क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि आप किसी भी नेटिव, मतलब किसी भी पुराने लैंग्वेजेस के कोड को भी आप डॉटनेट इन्वायरमेंट में रन कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो पुराने लैंग्वेजेस के अंदर के जो फीचर्स हैं वो सभी फीचर्स आपको सी शार्प प्रोवाइड करके दे रहा है। इसलिए ओएस बेस्ड जो इंप्लीमेंटेशन है, ओएस के अंदर के बहुत सारे जो इंप्लीमेंटेशंस होते हैं वो भी हम सी शार्प लैंग्वेज से कर सकते हैं, ठीक है। इजी ऑफ यूज, आप सी शार्प का जो प्रोग्राम स्टाइल है वेरी इजी, आप उसको क्लास के अंदर प्रोग्राम कर सकते हो। क्लास लिखिए, क्लास का नाम लिखिए, ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट लगाइए, एक नॉर्मल वे में जैसे आप सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग करते हैं वैसे प्रोग्रामिंग आप इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। सी शार्प के अंदर के एप्लीकेशंस, ठीक है, सी शार्प प्रोग्राम्स रन्स ऑन द डॉटनेट फ्रेमवर्क व्हिच इज इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ विंडोज दैट इंक्लूड वर्चुअल एग्जीक्यूशन सिस्टम। सी शार्प में मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि सी शार्प में CLR होता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम होता है, यही आपका डॉटनेट का रन टाइम इन्वायरमेंट भी हम इसको बोलते हैं। मतलब सी शार्प का पूरा जो प्रोग्राम कोड होता है वो डॉटनेट रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर ही एग्जीक्यूट होता है, इसको अपन बोलते हैं CLR, ठीक है। तो सी शार्प प्रोग्राम रन ऑन ए यूनिफाइड सेट ऑफ क्लास लाइब्रेरी। इसमें सबसे बड़ा सेकंड फीचर ये है कि इसकी जो क्लास लाइब्रेरी है, क्लास लाइब्रेरी जनरली किसके लिए यूज होता है, प्रीडिफाइंड फंक्शनैलिटी के लिए। तो सी शार्प का जो क्लास लाइब्रेरी है बहुत ज्यादा रीच है, मतलब आपको सी शार्प के अंदर बहुत सारे आपको प्रीडिफाइंड, आपको अलग अलग टाइप के क्लासेस मिलेंगे, अलग अलग टाइप के मेथड्स मिलेंगे जिनका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सी शार्प का इंटरनल स्ट्रक्चर बताना चाह रहा हूं कि सी शार्प का जो प्रोग्राम्स आप बनाएंगे तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सोर्स कोड लिखते हैं। सोर्स कोड तो आपको पता ही होगा, ठीक है। सोर्स कोड इन द सेंस कि हम इसको बोल सकते हैं कि जो प्रोग्राम कोड हम खुद से टाइप करते हैं दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड, ठीक है। तो वी कैन इजीली राइट सोर्स कोड अंडर दिस, ठीक है। तो सोर्स कोड को जैसे ही अपन क्या करेंगे, सेकेंडरी अपन क्या करेंगे, सोर्स कोड को क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। तो जैसे अपन सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने का मतलब यही है कि जैसे मैंने आपको कमांड बताया था CSC, मान लो मेरे सोर्स कोड का नाम क्या है, hello.cs है, तो कंपाइल करने के बाद ये कौन सा कोड बनाता है, .exe कोड बनाता है। कौन सा कोड बनाता है, .exe कोड बनाता है। exe कोड मतलब इसके अंदर क्या रहेगा, MSIL कोड रहेगा। क्या कोड रहेगा, MSIL का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड, ठीक है। मतलब जैसे हम सी शार्प को कंपाइल करेंगे तो हमें माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड मिलेगा। इसको CIL कोड भी बोलते हैं, इसको IL कोड भी बोलते हैं। आप ध्यान रखिए कि सी शार्प को कंपाइल करने के बाद मशीन कोड नहीं मिलता है। जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा मिथ होता है कि सी शार्प कोड को हमने कंपाइल किया तो मशीन कोड मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता। सी शार्प कोड को कंपाइल करने पे MSIL कोड मिलता है, और इस MSIL कोड के अंदर जो किस फाइल में होता है, ये .exe फाइल में होता है, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारा MSIL कोड है इसको अपन कहां पे रखेंगे, CLR में रखेंगे। कहां पे रखेंगे, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम में रखेंगे। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जो होता है ये वर्चुअल मशीन होता है डॉटनेट का। जैसे आप विंडोज के अंदर डॉटनेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल करते हो तो डॉटनेट फ्रेमवर्क आपको CLR प्रोवाइड करता है जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। तो इसके अंदर आपका पूरा कोड जाएगा, ठीक है। ये कोड क्या करेगा, आपका कॉमन लैंग्वेज रन टाइम सिक्योरिटी, गार्बेज कलेक्टर, JIT कंपाइलर। JIT कंपाइलर क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। मतलब ये आपके MSIL कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। मान लो आपके पास कोई मेमोरी है और वो मेमोरी आपका मान लो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट आपका यूज नहीं हो रहा है तो वो कहां चला जाएगा, GC में चला जाएगा। जैसे आपने उसको यूज किया तो कहां पर आ जाएगा, मेन मेमोरी में आ जाएगा। मेन मेमोरी मतलब रैम में आ जाएगा। तो रैम के अंदर एक गार्बेज एरिया होता है जिसको GC बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे जितने भी अनयूज्ड ऑब्जेक्ट होंगे वो पूरा कहां पे चले जाएंगे, GC में चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका मशीन कोड में कन्वर्ट करके किसके पास भेजता है, OS के पास भेजता है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि सी शार्प में स्टेज 1 में क्या होगा, आपको सी शार्प का प्रोग्राम कोड लिखना है, ठीक है। जितने भी रिसोर्सेस, रेफरेंसेस सब सी शार्प प्रोग्राम कोड के साथ अटैच होंगे, ठीक है। इसको अपन असेंबली भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद पूरा एक कंप्लीट असेंबली फाइल क्रिएट हो जाएगा जिसको अपन बोलते हैं .exe फाइल। .exe फाइल के अंदर क्या होता है, MSIL कोड होता है और मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। इसके बाद इसको हम लोड कहां पे करेंगे, CLR में लोड करेंगे। CLR के अंदर गार्बेज कलेक्टर्स, ठीक
ठीक है, कॉमन लैंग्वेज सिक्योरिटी, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम सिक्योरिटी और JIT कंपाइलर, ये 3 कंपोनेंट होते हैं जो आपके प्रोग्राम कोड को कंपाइल, आप फिर से कंपाइल करेंगे, मतलब आपका जो MSIL कोड है फिर से कंपाइल होगा और मशीन कोड में कन्वर्ट होगा, और इसके बाद फिर फाइनली वो कहाँ पे जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएगा, और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा C# का कोड स्ट्रक्चर है। देखो कोई भी लैंग्वेज आप प्रोग्राम कोड तो चला लेते हो, लेकिन प्रोग्राम कोड कैसे काम करेगा, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे डायरेक्टली ये पूछेगा व्हाट इज MSIL कोड, ओके, व्हाट इज JIT compilers, what is assembly, okay, and what is the resource, how many type of files will be included under C# code। तो आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम C# के अंदर बनाता हूं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करके बताता हूं। अभी मैं विजुअल स्टूडियो कोड आपको बिल्कुल यूज नहीं कर रहा हूं, अभी मैं पूरा का पूरा प्रोग्राम कोड नोटपैड के अंदर चला करके आपको बता रहा हूं। तो जैसे मैं एक प्रोग्राम बताता हूं सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का हम एक प्रोग्राम कैसे बनाएंगे C# के अंदर। तो सिंपल, सबसे पहले हमें क्या करना है, नोटपैड ओपन करना है, जैसे हमने पहले भी नोटपैड ओपन किया था, ठीक है। यहाँ पर नोटपैड ओपन करके अपन सबसे पहले प्रोग्राम टाइप करेंगे, ठीक है, आई विल टाइप द प्रोग्राम। तो इसके लिए हम यूज करेंगे क्लास, ठीक है, नाम दे दिया मैंने SI, ओके, ये हमारा क्लास हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको पब्लिक ऑप्शनल है, लिखना है तो लिखिए, अदरवाइज आप हटा भी सकते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। अब इस बार हम यहाँ पर यूजिंग सिस्टम करने वाले हैं। इसके पहले प्रोग्राम में मैंने आपको ये नहीं किया था, सिस्टम नेम स्पेस मैंने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड यूज किया था। यूजिंग सिस्टम मतलब नेम स्पेस को अटैच करना, किसके साथ, C# प्रोग्राम कोड के साथ। फिर यहाँ पे लिखेंगे console.writeLine, ठीक है, console.writeLine, writeLine is the predefined method, okay, nothing else। अब यहाँ पर पहले वेरिएबल भी आप डिक्लेयर कर लीजिए। अभी मैं यूजर से इनपुट नहीं ले रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे हार्ड कोड वेरिएबल दे दिया, 12,000 दे दिया, इसमें फ्लोट p, ठीक है। मैं चाहूँ तो मल्टी वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, 2 कर दिया मैंने, यहाँ पे t की वैल्यू भी मैंने 2 कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे SI नाम का वेरिएबल, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, P × R × T डिवाइड बाय 100 होता है, SI = P × R × T, और आफ्टर दैट इसमें क्या करेंगे अपन, डिवाइड बाय 100 करेंगे, ठीक है। अब देखो जो फॉर्मूला होता है उसको में तो आपको कोई दिमाग नहीं लगाने का, फॉर्मूला जो है आपको एज इट इज प्रिंट करना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपको जो भी आउटपुट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज, ठीक है, ये मैंने प्लेस होल्डर स्टाइल में लिख रहा हूँ इस बार मैं। प्लेस होल्डर स्टाइल के लिए आप कॉमा सेपरेटर भी यूज कर सकते हैं। पहले मैंने आपको कॉन्केटिनेशन स्टाइल में बताया था पिछला प्रोग्राम, ठीक है। आज का जो प्रोग्राम है ये मैं प्लेस होल्डर स्टाइल में बताता हूँ। ये 0 क्या है, आपका प्लेस होल्डर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी SI वैल्यू है, मतलब जो ये सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है, ये 0 के अंदर जाकर क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, ठीक है। नाउ आई विल सेव दिस प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को मैं किसी भी लोकेशन में सेव कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, इसको क्या नाम से दे दिया, SI.cs। CS क्या है, इसका एक्सटेंशन है C# का, और यहाँ पर मैंने इसको ऑल फाइल्स दे दिया, मतलब मेरा एक C# की फाइल क्या हो गई, इसके अंदर क्रिएट हो गई। अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को कंपाइल और एग्जीक्यूट करना है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि .NET के अंदर टेम्परेरी पाथ अभी आप सेट करो, परमानेंट पाथ भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। विंडोज़ में जाइए, विंडोज़ में जाने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, द नेक्स्ट स्टेप इज, ठीक है, यहाँ पर आपको Microsoft.NET मिलेगा, Microsoft.NET में जाइए, ठीक है। इसके बाद आपको फ्रेमवर्क में जाना है, फ्रेमवर्क में .NET का जो मेरा 4.0 वर्जन है, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया। ये डिफ़ॉल्ट .NET है, मैंने अभी .NET इंस्टॉल नहीं किया। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि .NET हर विंडोज़ में है, ठीक है, एवरी विंडोज़ कंटेन .NET। ये पाथ मैंने सेट किया। अभी हमें पाथ बार बार क्यों सेट करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं टेम्परेरी पाथ सेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको परमानेंट पाथ सेट करने बताऊँगा, CSC, ठीक है। इसके बाद हमारे प्रोग्राम, अब मुझे कहाँ पे जाना है, D ड्राइव में। ये देखो ये विंडोज़ के बेसिक कमांड होते हैं, ये भी आपको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। D ड्राइव के अंदर डायरेक्टली मेरा फोल्डर रखा हुआ है CSC, किस नाम से फोल्डर मैंने बनाया, SI.cs, इस नाम से फोल्डर बनाया, कंपाइल कर दिया मैंने। इसके बाद SI.exe, मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये आपका आउटपुट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट इज 480, ठीक है। तो जैसे ये पाथ मैंने अभी सेट किया, ये बार बार मैं पाथ सेट करना पड़ रहा है, इसको बोलते हैं टेम्परेरी पाथ। यदि आप इस पाथ को परमानेंट सेट करना चाहते हो तो आप परमानेंट भी सेट कर सकते हो। अब परमानेंट पाथ कैसे सेट करना है, तो इसके लिए देखो Ctrl+C किया मैंने। इसके बाद मैं दिस PC में जाऊंगा विंडोज़ के अंदर, ठीक है। दिस PC में जाने के बाद प्रॉपर्टीज़ में गया, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको इन्वायरमेंट एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना पड़ेगा, यहाँ मिलेगा ये, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाना है। इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे पाथ नाम का एक एट्रीब्यूट मिलेगा, इसमें आप जाइए एडिट, ठीक है। एडिट में क्यों गया, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास पाथ सेट होंगे, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे एडिट में जा करके यहाँ पर मैं जो भी पाथ है उस पाथ को मैं न्यू करके यहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक है। मैंने ये पाथ Microsoft.NET का पाथ यहाँ पे दे चुका हूँ मैं, ओके कर दिया मैंने, ओके कर दिया, ठीक है। मेरा पाथ ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, सेट हो चुका है, इसको भी मैंने ओके कर दिया।
और एक बार जो कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन है उसको एक बार आप जरूर रिस्टार्ट करिए, मीन्स क्लोज करिए कमांड प्रॉम्प्ट को। अब देखो, अब मुझे इस बार पाथ सेट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि पाथ मेरा परमानेंट सेट है। हाउ टू चेक दैट पाथ इज सेट, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए CSC। जैसे मैंने लिखा CSC मतलब देखो C# कंपाइलर का डिस्क्रिप्शन आ गया, इसका मतलब पाथ क्या है, सेट है। अब पाथ सेट क्यों करते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट वेरिएबल OS जो है इन्वायरमेंट वेरिएबल से कनेक्ट होता है। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल में यदि आपने पाथ सेट नहीं किया तो जो C# के कमांड है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझेगा। तो C# के कमांड को ऑपरेटिंग सिस्टम को अंडरस्टूड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पाथ सेट करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे D ड्राइव में जाऊँगा, D ड्राइव में जाने के बाद वापस से CSC si.cs, ठीक है, इस प्रोग्राम को मैंने कंपाइल किया और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा si.exe, इस प्रोग्राम को मैंने एग्जीक्यूट किया। सिंपल इंटरेस्ट इज 400, ये हमारा आउटपुट आ चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो सेशन के अंदर मैंने आपको C# के अंदर किस तरीके से प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम C# का पूरा कंप्लीट स्पेसिफिकेशन क्या है, ठीक है, हाउ टू रन C# प्रोग्राम्स, ठीक है, विदाउट सेटिंग द पाथ, ये सभी चीज़ें मैंने इसके अंदर विदाउट सेटिंग द पाथ एंड विथ सेटिंग द पाथ, ये सभी चीज़ें मैंने इसके अंदर क्या किया है, कवर किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि C# के अंदर के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जैसे C# में हम डेटा टाइप्स कैसे यूज़ करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो C# डेटा टाइप पे बेस्ड होगा, ठीक है। हाउ टू टेक यूजर इनपुट, यूजर से कैसे अपन इनपुट लेंगे, जैसे अभी अपन हार्ड कोड इनपुट दे रहे हैं, हम वैल्यूज खुद से ले रहे हैं, यदि हम यूजर से इनपुट लेके यदि बनाएंगे तो कैसे हम इस प्रोग्राम को बनाएंगे, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।